स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट और मिस्टर गो के बीच फाइट होती है। मिस्टर गो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और फिर जिन्वू वहां पर पहुंचता है और वो मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट की गर्दन पकड़ते हुए कहता है कि तू कौन है बे। और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिन्वू उसकी गर्दन पकड़ते हुए उससे दोबारा से पूछता है कि तू कौन है बे। एक आई सेल्फ मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट जिन्वू से कहता है, इतने सारे शैडो सोल्जर होने के बावजूद भी तुम हमसे लड़ने के लिए नहीं आए। जिसके बाद वो मोनार्च कहता है कि अब ये मत कहना कि जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है, अरे यार इसके बारे में तो मैं भूल गया था ना। लेकिन और तभी वो मोनार्च जिन्वू से कहता है, तो मैं सही था, तुम एक चीज भूल गए हो जिस चीज के बारे में उसने कहा था। और फिर वो अपने मुंह से अपनी पावर का इस्तेमाल करके काफी सारा आइस निकालता है और जिन्वू से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। इस चीज को देखकर तो जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। हालांकि जिन्वू को इसकी इस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है। जिन्वू तो बड़े आसानी से उसके इस अटैक से बच गया होता है, लेकिन जिन्वू उसके इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये मैजिक यूजर टाइप है। और फिर जिन्वू भी अपने डैगर को निकाल लेता है उससे फाइट करने के लिए। वो मोनार्च जिन्वू से कहता है कि आज यहाँ पर हम तुमको रोकने के लिए नहीं आए हैं और ना ही तुम हमको रोको। तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जिन्वू कहता है क्या? इसके आगे मोनार्च उससे कहता है कि वैसे तुम उस इंसान को नहीं बचाओगे? अब ये बात सुनकर जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि किस इंसान की बात कर रहा है ये। और तभी उसको याद आता है कि अरे नहीं, इंसान, अरे हाँ इसके बारे में मैं सोच ही रहा था। वैसे मैंने अपने इस एंट मॉन्स्टर के ऊपर तो मिस्टर गो यानी कि चेयरमैन को रखा था। अरे नहीं। और तभी जिन्वू मिस्टर गो को देखता है। वो कहता है चेयरमैन। मिस्टर गो जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। हालांकि जिन्वू काफी ज्यादा दूर होता है, लेकिन जिन्वू के पास काफी ज्यादा अच्छी आंखें हो चुकी है ना, तो देख लेता है उनको। हाँ मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे, भाई इतनी तेज भी आंखें नहीं हुई है, चिंता मत करो। वो मोनार्च जिन्वू से कहता है कि तुम्हारे पास अब चॉइस है, मुझसे लड़ना चाहोगे या उसको बचाओगे। देख लो, अब ऑप्शन तुम्हारा है, या तो मेरे से फाइट करो या तो जाकर उसको बचाओ। लेकिन जिन्वू नहीं चाहता था कि वो वहां से चला जाए और इसलिए जिन्वू अपनी स्किल अथॉरिटी ऑफ द रूलर का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि जो अपोनेंट का मैजिक है वो आपके अथॉरिटी ऑफ द रूलर के मैजिक को अपोज कर रहा है। और तभी जिन्वू उस मोनार्च को काफी ज्यादा ध्यान से देखता है तो उसको समझ में आता है कि एक्चुअल में उसने ये वाला अटैक जिन्वू के ऊपर ना करके मिस्टर गो की तरफ कर दिया होता है। और इसलिए जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से अपने एक डैगर को उसके इस अटैक को रोकने के लिए मिस्टर गो की तरफ फेंकता है। और जिन्वू खुद भी काफी ज्यादा तेजी से अपने स्पीड स्किल का इस्तेमाल कर मिस्टर गो की तरफ जाता है और उस जगह पे पहुंचकर उसके इस अटैक को रोक लेता है। और तभी जिन्वू ध्यान से देखता है तो असल में ये उस मोनार्च की चाल थी। इस अटैक से जिन्वू का ध्यान भटकाकर एक पोर्टल ओपन कर वहां से जाने लगता है और जिन्वू भी इस चीज को देख लेता है। और इसीलिए जिन्वू अपनी एक स्किल डैगर रश का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो काफी सारे डैगर को उस मोनार्च की तरफ फेंकता है, उसके ऊपर अटैक करता है। हालांकि जिन्वू को ये अटैक उस मोनार्च का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, लेकिन जिन्वू को एक डैगर उस मोनार्च को जाके लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा घायल हो जाता है। अब इस चीज को वो भी नोटिस कर लेता है। वो कहता है अरे नहीं कि तुम सिर्फ एक वेजल हो, लेकिन फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे शरीर पर स्क्रैच दे दिया, बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे कर वो वहां से गायब होने लगता है। वो जिन्वू से जाते जाते कहता है, मैं मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट अभी तो वापस जा रहा हूँ, लेकिन वापस जल्दी ही आऊंगा। वैसे तुम्हारे बगल में जो मरा हुआ इंसान है ना, वो गिफ्ट समझ लो, तुम अपने शैडो आर्मी में उसको ऐड कर लेना। तो वो यहाँ पर एक्चुअली मिस्टर गो की बात कर रहा था। ये बात सुनकर जिन्वू भी काफी ज्यादा गुस्से में आता है। वो कहता है कि तेरी तो बास्टर्ड, और वो वहां से डिसअपेयर हो जाता है। जिन्वू अपने साइड में जो शीशा टूटा हुआ होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पाया, चीजें इतनी ज्यादा डेंजरस हो गई थी, फिर भी शायद इस बैरियर की वजह से। डैम इट, ये क्या हो गया? नहीं। और फिर जिन्वू मिस्टर गो को देखता है जिनके चारों तरफ काफी ज्यादा ब्लड गिर रहा होता है। मिस्टर गो काफी ज्यादा घायल हो गए थे, बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। उनके बचने के बहुत ज्यादा कम चांस होते हैं। हालांकि जिन्वू फिर भी उनको बचाने की कोशिश करता है। अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरे को लगता है कि मेरा हीलिंग पोशन इस चीज को हील कर पाएगा, मुझे कुछ और करना होगा। और इसीलिए जिन्वू बेरू को बुलाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि बेरू। और फिर बेरू भी एकदम झटके से काफी तेजी से उस जगह पर आ जाता है। बेरू उस जगह पे आते ही जिन्वू से कहता है कि माय किंग, आपने मेरे को बुलाया। जिन्वू उनसे कहता है कि इनको बचाओ, किसी भी हालत में मिस्टर गो को बचाओ। और फिर बेरू भी अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल कर मिस्टर गो को बचाने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन फिर वो फाइनली जिन्वू से कहता है कि माय किंग, मुझे लगता है कि मेरा हीलिंग एबिलिटीज इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। और फिर इसीलिए जिन्वू होली वाटर को निकालता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हाँ, शायद मेरे पास यही आखिरी ऑप्शन है, होली वाटर ऑफ लाइफ, शायद इससे कुछ काम बन जाए। और जिन्वू जैसे ही होली वाटर ऑफ लाइफ मिस्टर गो को पिलाने वाला होता है, तभी मिस्टर गो का हाथ आता है और वो उसको रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो। जिन्वू उनको देखते हुए कहता है कि चेयरमैन नहीं। मिस्टर गो जिन्वू से कहते हैं कि तुम आए मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आए। जिसके बाद जिन्वू मिस्टर गो से कहता है कि प्लीज प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। लेकिन मिस्टर गो उससे कहते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा इससे।
इतने खतरनाक अटैक के बाद मेरा बच पाना नामुमकिन ही है, लेकिन मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली सुप्रीम बीइंग से मिलने की। उनका प्लान, वो बाकी बचे हुए लोग हमसे फाइट करना चाहते हैं, हमको करना ही होगा। जिन्हों चिल्लाते हुए कहता है कि चेयरमैन। मिस्टर गो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं उसके आगे। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ताकत इकट्ठा कर कर जिन्हों से बोलते हैं कि मुझे काफी ज्यादा राहत मिली कि तुम यहाँ पर आए। मेरे को काफी ज्यादा खुशी है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर आ गई है। थैंक यू वेरी मच। डंजन्स और गेट्स तो उनके लिए थे ही नहीं, इसका मतलब है कि वो सिर्फ इसका इस्तेमाल हमें प्रोटेक्ट करने के लिए करते थे। एक दिन तुम्हारे पास एक ऐसा मौका आएगा जब तुम्हें चॉइस करना होगा कि तुम किस साइड खड़ा होना चाहते हो, किसकी साइड से लड़ना चाहते हो। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इंसानों के साइड ही रहना। और ये कहते हुए मिस्टर को काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं यंग हंटर्स के साथ लड़ूं, उनके साइड में रहकर मॉन्स्टर से फाइट करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस बॉडी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये तो इम्पॉसिबल ही है। लेकिन मेरे को किसी भी चीज को लेकर रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं अभी ये सब चीजें तुम जैसे यंग के हाथ में देख के जा रहा हूँ। और मेरे को रियलाइज हो गया था कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन तुम जानते हो मेरा दिल अभी तक रुकना बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था। और मिस्टर गो की ये बात को सुनकर जिन्हों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मिस्टर गो आगे कहते हैं कि हाँ, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे से मिलने के लिए था। कितना बेहतरीन सुकून है ना। थैंक यू वेरी मच। और ऐसा कहकर मिस्टर गो मर जाते हैं। और अभी इस चीज को देखकर जिन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो चाहता था कि बहुत ज्यादा तेज रोए, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो मिस्टर गो ने जो उसके ऊपर उम्मीदें रखी थी उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। और इसलिए जिन्हों ना चाहते हुए भी सिर्फ अपने आंखों में आंसू लिए उनको देख रहा होता है। हम लोग शहर में देखते हैं जहाँ पर अब धीरे धीरे बारिश आने लग जाती है, और पूरे शहर में काफी ज्यादा तेजी से बारिश आने लगती है और ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने लगती है। और ये चीज काफी दिनों तक चलती रहती है। मिस्टर गो की इस मौत को काफी सारे न्यूज वाले कवर अप करते हैं। लगभग सभी न्यूज के हेडलाइंस पर सिर्फ इसी की बात चल रही थी कि ब्राजील के ग्रेट हंटर जोनस और इसी तरीके से कोरिया के हंटर एसोसिएशन चेयरमैन, जिनकी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, और हंटर सांग जिनवू जो कि अब कोरिया वापस आ चुके हैं, मिस्टर क्रिस्फर ग्रेट हंटर जोनस, और अब मिस्टर गो जो कि कोरिया हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन भी थे। और दुनिया के सबसे बेहतरीन हंटर्स की इस तरीके से मौत पर तो पूरी दुनिया ही काफी ज्यादा पैनिक में थी। पूरी दुनिया काफी ज्यादा हैरान थी। पूरी दुनिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो इन हंटर्स की मौत के ऊपर ही फोकस कर रहे थे कि किस तरीके से एक एक करके दुनिया के सबसे बेहतरीन हंटर्स मारे जा रहे हैं। आखिरकार दुनिया में हो क्या रहा है? इंसानों को हंटर्स प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अब हंटर को कौन प्रोटेक्ट करेगा? और दुनिया के सबसे बेहतरीन हंटर्स की मृत्यु के बाद दुनिया पूरी तरीके से पैनिक में थी। ये तो एक अलग ही लेवल का थ्रेट था। मिस्टर गो की बॉडी को भी दफना दिया जाता है। जिनवू जो कि साइड में खड़ा था, हालांकि जिनवू के एक्सप्रेशन से तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उदास है, लेकिन जिनवू अंदर से काफी ज्यादा उदास था। और तभी वो साइड में देखता है मिस्टर वू को। वो मिस्टर वू की तरफ देखते हुए कहता है कि मिस्टर वू च्यूल, आप ठीक तो है ना? मिस्टर वू च्यूल जो कि एकदम शांत थे, वो कहते हैं, मेरे को जब हंटर्स ने इस चीज के बारे में बताया तो मेरे को तो इस चीज पे विश्वास ही नहीं हुआ। जिस मॉन्स्टर ने चेयरमैन को मारा है, क्या तुम उस मॉन्स्टर को अपनी पावर के साथ भी नहीं मार पाए? जिनवू उनको रिप्लाई देते हुए कहता है कि जब मैं वहां पर पहुंचा था तो पहले ही। ये बात सुनकर मिस्टर च्यूल कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सच नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो रोने लगते हैं। कल ही तो हमारी बात हुई थी। उन्होंने मेरे को कहा था कि कंट्री में जल्द से जल्द वापस आ जाओ, और अब ये कुछ हो गया। थैंक यू मिस्टर जिनवू कि आप चेयरमैन के साथ उनके लास्ट मूवमेंट पे थे। नहीं, मैं उसे मार दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि जिस मॉन्स्टर ने चेयरमैन को मारा है मैं उसे मारूंगा। हाँ, मैं उसे मार दूंगा। जिनवू उनकी बात सुनकर कहता है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या आप रिपोर्टर्स को बुलाएंगे? इसके बाद हम लोग कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। जिनवू एक इंटरव्यू देता है जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे। जिनवू उन सभी लोगों को बताता है कि मॉन्स्टर्स इस दुनिया के सबसे बेहतरीन जो इंटेलिजेंस हंटर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हंटर्स बैठे हुए हैं उनसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं वो लोग, और उन्हें इन वीपन से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने लोगों को मार देते हैं। उनके रास्ते में जो कोई भी आएगा वो उनको मारते चले जाएंगे। ये बात सुनकर एक रिपोर्टर कहता है कि मॉन्स्टर की कॉलोनी, तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि जिस मॉन्स्टर ने चेयरमैन गो को मारा है वो उनमें से एक है? जिनवू उस रिपोर्टर को रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो मॉन्स्टर्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके चारों तरफ को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि चारों तरफ को एक तरह से आइसोलेट कर देते हैं, और अब उस चीज के अंदर जो कुछ भी हो रहा हो बाहर की दुनिया को उस चीज के बारे में तो कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हाँ, हम लोग को काफी ज्यादा संभल के रहना होगा। जिनवू उस मोनार्च की बात याद करता है जो उसने ज्यादा समय कहा था कि मैं मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट
अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही तुमसे लड़ने के लिए आऊंगा। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वो बास्टर्ड अपने आप को मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट कह रहा था, मोनार्च ऑफ द बिगिनिंग, मोनार्च ऑफ द शैडो, जो कि अपने आप को मोनार्च कह रहे थे। अगर ये बात सही है तो उनके खिलाफ जीत पाना इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि अगर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के साथ भी लड़ने जाएं तब भी। जिन्हों अनाउंस करके बताता है कि जितने भी हंटर्स बचे हुए हैं वो लोग थोड़ा सा सेफ्टी में रहें, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग हंटर एसोसिएशन के द्वारा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले दिन में हम लोग बाकी सभी मोनार्च को देखते हैं, जिसके पास मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट आकर बाकी सभी मोनार्च को सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ जिन्हों के साथ हुई थी। वो उन लोगों से कहता है कि शैडो ऑफ मोनार्च धरती पर है। तभी एक दूसरा मोनार्च उससे कहता है, वैसे तुमको याद तो है ना, तुम्ही ने हमको एक बात बताई थी कि धरती पर ऐसा कोई भी वेजल नहीं है जो कि पूरी तरीके से उसकी पावर को कंटेन कर सके, और अब तुम ऐसी बात बोल रहे हो। और क्या यही एग्जैक्टली कारण नहीं है जिसकी वजह से ड्रैगन किंग धरती की सतह पर नहीं रह सकता? मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा, मैंने देखा वही था वो तो फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट से भी ज्यादा खतरनाक था, उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था वो तो मेरे को। पर कोई बात नहीं, उसको तो मैं देख लूंगा। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? तभी जो टार्निक मोनार्च होता है वो उससे कहता है कि उसके खिलाफ युद्ध करना, तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम सुसाइड करना चाह रहे हो? वो इस समय बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और वैसे मैं तुमको बता दूं कि जिससे तुम फाइट करना चाह रहे हो ना, जो जो हमारा ओपोनेंट है, वो 9 मोनार्च में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। और वैसे तुम मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन और ड्रैगन किंग का इंतजार क्यों नहीं करते हो? जब वो लोग वापस आ जाएंगे तो तुम्हें जो करना है वो कर लेना। जिसपे मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट से कहता है कि इस समय सब कुछ हमारे हाथ में ही है और हम ही लोग मोनार्च हैं, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी तो क्या हमको ड्रैगन किंग का इंतजार करना चाहिए? और हम लोगों के पास सिर्फ एक ही चांस है जब हम शैडो ऑफ मोनार्च को हरा सकते हैं, और वो अभी है जब वो अपने इंसानी फॉर्म में है, क्योंकि अगर वो अपने असली रूप में आ गया तो नामुमकिन हो जाएगा उसको हरा पाना। प्लीज मेरी हेल्प करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, मैं उसको वापस भेज दूंगा नथिंगनेस में जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और तभी द मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी यानी कि टार्नेक मोनार्च उससे कहता है कि मेरे को इन सब चीजों से बाहर ही समझो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला हूँ। और फिर इसी के साथ साथ द मोनार्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन वो भी मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे को व्हाइट फ्लेम की तरह नहीं बनना है। तभी द मोनार्च ऑफ फैंग्स राकान उन लोगों से कहता है कि भीगी बिल्ली, तुम सभी भीगी बिल्ली हो, डरपोक कहीं के। तभी मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या तुमको नहीं पता कि मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम के साथ क्या हुआ था जब वो हार गया, और मेरे को शैडो मोनार्च के हाथों से नहीं पकड़े जाना है, और फिर उसके बाद इंटरनल सलमर को भी झेलो। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मेरे को इन सबसे दूरी समझो तुम। तभी राकान उससे कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि उसकी इतनी औकात है, जबकि वो अपने अभी ओरिजिनल फॉर्म में भी नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि वो हमको अपना गुलाम बना पाएगा। कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मोनार्च ऑफ शैडो और एडमिनिस्ट्रेटर इस समय एक साथ काम कर रहे हैं, ये तो खतरे से खाली नहीं है, और मैं उसकी दुनिया में एक खिलौना बन के नहीं रहना चाहता हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पे जो दो मोनार्च होते हैं वो वहां से डिसअपेयर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तभी राकान मोनार्च ऑफ फ्रेश से पूछता है कि वैसे क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि वो अभी भी अपने ह्यूमन फॉर्म में ही है? मोनार्च ऑफ फ्रेश उसको बताता है उसने मेरे ऊपर डैगर से अटैक किया था, और उसने अपने डैगर के ऊपर जहर लगा रखा था। और तुमको क्या लगता है अगर शैडो मोनार्च होता तो क्या वो ऐसा ही करता? तभी जो क्यूरेशा मोनार्च होती है वो कहती है पॉइजन। वैसे अगर शैडो मोनार्च अपनी इंसानी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता तो मुझे नहीं लगता कि वैसी छोटी मोटी हरकतें करता। जिसपे मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट से कहता है क्या वैसे क्या तुम मेरे को ज्वाइन करने वाली हो? जिसपे वो कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राकान भी कहता है हाँ बिल्कुल, हम लोग एक साथ मिलकर शैडो मोनार्च को मारेंगे। इस तरफ हम लोग सिटी में देखते हैं जहाँ पे अभी भी बारिश हो रही होती है लगातार। लोग यहाँ पर आपस में रास्ते में चलते समय कुछ बातें कर रहे होते हैं कि प्लीज एक बार दोबारा से सोचो, आखिरकार हम लोगों की जिंदगी कौन बचाएगा अगर एक और एस क्लास का गेट ओपन हुआ इस दुनिया में तो। और अगर तुम 100,000 गुना भी पैसे दो उसके बावजूद भी तुम अपनी जिंदगी बचा नहीं पाओगे सिचुएशन में। और जब हंटर सांग जिनवू एंट मॉन्स्टर से जेजू आइलैंड पे लड़ रहा था ना, तो ये बात मेरे को चेयरमैन ने कही थी जो कि मेरे साथ इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे। और अब उनकी जो विशेष है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो गई है और वो आराम से मरे। लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वो कुछ इस तरीके से मरेंगे। इसके बाद हम लोग जिन्वो देखते हैं जो कि असल में यहाँ की जो सबसे टॉप वाली बिल्डिंग होती है उसके टॉप फ्लोर पे होता है, और ये सारी बातें जो लोग कर रहे होते हैं ये जिन्वो सुन रहा होता है। जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं उसकी मैजिकल पावर को सेंस नहीं कर पाया, तो मेरे को लगता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग जिन्वो का स्टेटस देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अलग हो चुका है। तो मैं आप लोगों को स्टेटस रोक कर दिखा देता हूँ अच्छे से। तो जिन्वो इस समय पर लेवल 133 पर है, जो कि इस समय पर मोनार्च ऑफ शैडो है। जिन्वो के पास टाइटल भी है डेमोन हंटर और 2 अदर टाइटल। साथ में जिन्वो की HP MP
सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल का हो चुका है। जिन्हों के साथ में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंटेलिजेंस, वो सब कुछ एकदम बेस्ट है। और बेस्ट हो भी क्यों ना यार, इतना ज्यादा मेहनत की इस बंदे ने, तो फिर तो होगा इतना नेक्स्ट लेवल का चीजें। तो इसके बाद जिन्हों फिर से उसी मुनार्स की बात को याद करता है, जैसे कि उसने कहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा, आखिरकार तुम मेरे को रोक क्यों रहे हो आज, मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है। और वैसे उसने कहा था कि उसके अंदर शैडो नहीं है, वो अपने इस समय ओरिजिनल फॉर्म में है। और जैसा कि मोनार्च ऑफ जाइंट निमिट से कहा था कि मोनार्च और रूलर्स जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं तो हम उनको अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो शैडो सोल्जर नहीं बन सकते। और अगर इस बात को आगे देखा जाए तो अगर किसी मोनार्च के पास शैडो ही नहीं है तो उसको ट्रैक कर पाना भी मुश्किल है। और वैसे भी इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं एक हंटर हूँ। मेरे को शिकार तो करना ही होगा, मेरे को अपना शिकार छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम लोग हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े जो भी मेंबर्स होते हैं हंटर एसोसिएशन के। तो लगभग एक हफ्ता बीत चुका है, जैसे चेयरमैन की जो पोजीशन है वो अभी भी खाली है, यानी चेयरमैन जो गो थे उनकी सीट पर अभी तक कोई भी नहीं बैठा है। मेनली जो ये हंटर एसोसिएशन है उसका कोई भी नया चेयरमैन है ही नहीं अभी तक। और ये लोग आज यही डिसाइड करने के लिए आए थे कि आखिरकार चेयरमैन का अगला सक्सेसर कौन होगा। तो ये लोग हंटर एसोसिएशन की जो चेयरमैन की पोस्ट खाली है उसके लिए कोई एक मेंबर ढूंढ रहे हैं। तो आज ये लोग इसी बातचीत को करने के लिए आए हैं कि आखिरकार किसको नेक्स्ट चेयरमैन बनाया जाए। ये लोग यहाँ पर यही बातें कर रहे होते हैं कि जैसा कि चेयरमैन एक एस रैंक के हंटर्स थे, साथ ही वो हंटर एसोसिएशन से काफी तरीकों से जुड़े हुए थे, काफी सारे सिंबॉलिक मीनिंग भी थे। और जैसा कि एसोसिएशन 5 ग्रेट गिल्ड को संभालता है और इतने बड़े इंसान को इस तरीके से खो देना, तो आखिरकार अब कौन होगा जो कि गिल्ड को कंट्रोल करेगा। तभी जो दूसरा मेंबर होता है वो कहता है कि तो तुम कहना चाहते हो कि जो अगला चेयरमैन होगा वो भी एक एस रैंक का हंटर ही होगा। अच्छा, तो तुम सजेस्ट कर रहे हो कि जो अगला चेयरमैन हो वो एक एस रैंक का हंटर हो। हालांकि जो हाई रैंक के हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन होते हैं, लेकिन हमको फिर भी थोड़ा संभल के रहना होगा अगर हम किसी आउटसाइडर को ला रहे हैं तो। हाँ, ये बात तो है। चलो ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितनी बातचीत की है इससे मैं तुमको एक बंदे को रिकमेंड करना चाहूंगा। तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा मिस्टर वू च्यूल को, हंटर एसोसिएशन का एक नया प्रेसिडेंट। अभी ये बात तो सुनकर मिस्टर च्यूल भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, वो तो कुछ मतलब बोल ही नहीं पा रहे होते, हम तो शौक में चले गए होते हैं, क्या मेरे को नया प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। वो कहते हैं कि व्हाट, मतलब क्या मतलब है इसका, लेकिन लेकिन मैं क्यों। तब ये दूसरा मेंबर होता है वो मिस्टर च्यूल से कहता है कि हमको लगता है कि चीफ वू च्यूल आप मिस्टर प्रेसिडेंट के काफी ज्यादा करीब थे और आपको काफी ज्यादा स्किल भी मिली होगी उनसे, और आपके पास काफी बेहतरीन कैपेबिलिटी भी है कि आप किस तरीके से हंटर्स को लीड करते हैं। कभी भी जरूरत होती है तो हंटर को डायरेक्टली कॉल करके उनको तुरंत ही एक्शन में ले आते हैं, हंटर्स आपकी बात मानते हैं। बेसिकली आपके अंदर एक लीडरशिप की भी खासियत है। तभी दूसरा मेंबर कहता है कि हाँ वैसे ये बात तो सही है, और हाँ वैसे भी ऐसा कोई लॉ तो नहीं है ना कि सिर्फ एस रैंक का हंटर ही प्रेसिडेंट बन सकता है, और बाकी सभी जो हंटर्स हैं वो भी बेहतरीन है। लेकिन इस समय मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि जिस तरीके से मिस्टर च्यूल का इन्फ्लुएंस है बाकी सभी हंटर्स में, और वो जिस तरीके से एकदम निडर होकर कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो च्यूल ही सबसे परफेक्ट कैंडिडेट है इस चीज के लिए। मिस्टर च्यूल उन लोगों से कहते हैं वैसे इतनी बड़ी पोजीशन के लिए मैं बेहतर नहीं हूँ, मैं काफी सारी चीजों में भी पीछे हूँ, और वैसे भी मेरे अलावा काफी सारे हाई रैंक के हंटर्स भी तो है ना, आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी अभी मैं काफी ज्यादा यंग हूँ और नया भी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट की भी पोजीशन है। यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, बाकी सभी जो लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर भी तो काफी सारे लोग हैं जो कि इस पोजीशन के लिए अच्छे हैं। और वैसे भी क्या मैं मिस्टर गो की उस पोजीशन में बैठ कर वो कर पाऊंगा जो मिस्टर गो करा करते थे। तभी उनमें से जो मेंबर होता है वो कहता है कि मैं और बाकी सभी जो यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव हैं, मेंबर्स हैं, हम लोग में इतनी पावर नहीं है कि हम जो कोरिया के बाकी फोर्सेज हैं, बाकी हंटर्स हैं, उन सभी के आसपास घूमते हैं, उन सभी को कंट्रोल कर पाते हैं। हम लोगों सबसे बेहतरीन तो तुम ही कर पाते हो। साथ ही में तुम्हारा बाकी सभी जो बेहतरीन गिल्ड्स हैं उनसे काफी अच्छे कनेक्शंस भी हैं। और इन सबसे ऊपर क्या तुम्हारा मिस्टर सांग जिनवू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जिस पे मिस्टर च्यूल उनका रिप्लाई देते हुए कहते हैं हाँ, हालांकि मैं हंटर सांग जिनवू से काफी बार मिलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानता हूँ कि असल में मिस्टर सांग जिनवू कहाँ पर हैं, वो तो अपने ही धुन में रहते हैं कहीं भी। तभी यहाँ पर जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, वैसे हम लोग फोर्सफुली तो इंस्पेक्टर वू च्यूल को इस डिसीजन को लेने के लिए मना तो नहीं सकते नहीं है। चलिए ठीक है इंस्पेक्टर वू च्यूल, आप अच्छे से इस पोजीशन के बारे में सोचिए कि आपको हमारा प्रपोजल कैसा लगा। ये डिसीजन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप हमारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये आपके ऊपर है। आप एक बार अच्छे से सोचिएगा इस चीज के बारे में। मिस्टर च्यूल उस चेयर की तरफ देखते हैं और फिर उन लोगों का रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि ठीक है। इस तरफ हम लोग देखते हैं स्कैवेंजर गिल्ड को। हाँ हाँ, थॉमस एंड्रे का गिल्ड। थॉमस एंड्रे अपनी असिस्टेंट के साथ अंडरग्राउंड में जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वैसे हम लोग को काफी ज्यादा समय हो गया अंडरग्राउंड में आए हुए ना, वैसे हम लोग आखिरी बार कब आए थे। तभी अंडरग्राउंड में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो थॉमस एंड्रे को देखते कहते हैं क्या मास्टर मास्टर आप। थॉमस एंड्रे उन लोगों से कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं ही तो हूँ, तुम लोग इतना ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहे हो।
आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। और फिर थॉमस एंड्रे अपना फिंगरप्रिंट लगाकर वहां का जो गेट होता है उसको ओपन करता है। उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि क्या सच में, क्या वैसे आपने सच में सोच लिया है ना कि आप उसको यही गिफ्ट देंगे? थॉमस एंड्रे उससे कहता है कि क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि वो इस गिफ्ट का हकदार है क्योंकि उसने मेरे को और मेरे मेंबर्स की जिंदगी को बख्शा है? उसकी असिस्टेंट कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और फिर थॉमस एंड्रे उस रूम का गेट खोलते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि वैसे तुमको क्या लगता है, उसके पास ये स्किल्स नहीं है क्या एक हंटर के तौर पर इस चीज का इस्तेमाल कर पाने की? उसकी असिस्टेंट थोड़ा सा सोचती है और फिर ये लोग उस रूम के अंदर चले जाते हैं। थॉमस एंड्रे मुस्कुराते हुए कहता है कि ऑसम, हमेशा से ऑसम। उसकी असिस्टेंट कहती है कि ये इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही है और मेरे को उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ये नंबर सेम रहेगा। थॉमस एंड्रे कहता है हाँ बिल्कुल। उसकी असिस्टेंट कहती है कि क्या तो फिर भी आप उसको ये देना चाहेंगे? जिसपे थॉमस एंड्रे मुस्कुराते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली यही तो रीजन है कि मैं उसको ये दे रहा हूँ। वैसे तुम इसको वेस्ट मत समझो, और वैसे भी वीपन यहाँ पे पड़े पड़े तो सड़ ही रहे थे ना, धूल खा रहे थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उन डैगर्स को जो कि काफी ज्यादा शानदार और बेहतरीन लग रहा था। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि जिन्होंने ने लास्ट टाइम थॉमस एंड्रे के असिस्टेंट को बताया था कि उसको डैगर गिफ्ट में चाहिए अगर देना हो तो थॉमस एंड्रे के पास जो सबसे बेहतरीन, जो कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही डैगर हैं, वो एज अ गिफ्ट जिन्वू को देने वाला है। ये तो हम लोग को बाद में पता चलेगा कि आखिरकार इन डैगर्स की खासियत क्या है और कहाँ से ये डैगर मिले हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर ही कट होता है। दूसरे हम लोग जिन्वू के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो उसकी सिस्टर होती है वो न्यूज देख रही होती है और न्यूज में भी ये चीज आ गई होती है कि कोरिया हंटर एसोसिएशन के वो अगले चेयरमैन बन चुके हैं, चेयरमैन वो च्यूल। जिन्वू की सिस्टर इस न्यूज को देखते हुए कहती है कि चेयरमैन का तो मर्डर हो गया था ना और अब एक हैंडसम इंसान अगला चेयरमैन बनेगा। तभी वो बाहर का नजारा देखते हुए कहती है वैसे ये कंट्री काफी ज्यादा अनस्टेबल है और बाकी दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हाल है। और फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम, कि वैसे अगर आपके पास कुछ बेहतर करने के लिए ना हो तो क्या आप इस कचड़े को बाहर फेंक दोगे? जिसपे उसकी मॉम उसको कहती है कि नहीं 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 नहीं, मैं काफी ज्यादा लेजी हूँ। जिसपे जिन्वू की सिस्टर उसकी मॉम से कहती है कि मॉम चलो यहाँ से चलते हैं ना। जिसपे उसकी मॉम उससे कहती है कि मेरी बेटी, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? जिसपे जिन्हा कहती है कि हाँ। उसकी मॉम उससे कहती हैं कि लेकिन तुम्हारी मॉम अभी भी इस घर को पसंद करती हैं। जिन्हा अपनी मॉम से कहती है कि वैसे आपको इस पुराने अपार्टमेंट में क्या पसंद है? उसकी मॉम उससे कहती हैं कि पता नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी मॉम इस हाउस को पसंद करती हैं। अब जिन्हा भी ये बात सुनकर अपने मन में कुछ सोच रही होती है और फिर इसके आगे अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बोलती है और फिर वहां से चुपचाप जाने लगती है। तभी उसकी मॉम उससे कहती है मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल दोगी? और तभी जिना उस रूम में जाती है। वो वहां पर किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मॉम। और फिर वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद हम लोग जिन्वू के अर्जिन गिल्ड को देखते हैं। उसके गिल्ड के बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स जो कि आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या तुम सही बोल रहे हो ना, इस समय हम लोग अर्जिन गिल्ड के ऑफिस के बाहर ही हैं। दूसरा रिपोर्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल ये उसी का ही गिल्ड है, हाँ बिल्कुल ये वही है। जिसपे पहला रिपोर्टर कहता है कि क्या सच में? मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि थॉमस एंड्रे इस समय अर्जिन गिल्ड के ऑफिस के अंदर है। इस तरफ हम लोग थॉमस एंड्रे को देखते हैं जो कि अर्जिन गिल्ड के अंदर बैठा हुआ होता है और उसके सामने बैठा होता है हमारा प्यारा, हमारा नन्हा सा और थोड़ा सा ज्यादा ही डरा हुआ यूजिन। वो थॉमस एंड्रे की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट देता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट को नहीं, उसके शकल को देखकर क्लियर बताया जा सकता है कि उसके इस समय 12 बजे हुए हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। बाकी सभी जो मेंबर होते हैं, लोग होते हैं यहाँ के, वो लोग भी काफी ज्यादा डरे हुए थे थॉमस एंड्रे को इस जगह पर देखकर। तो एक्चुअल में थॉमस एंड्रे से पहले इस जगह पर जो जर्मनी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होता है लेनहार्ट, वो भी यहाँ पर आया हुआ था। वो भी शायद यहाँ पर जिन्हू का ही इंतजार कर रहा था और थॉमस एंड्रे भी जिन्हू का इंतजार कर रहा था। और बेचारा यूजिन, उसके पूरे शरीर से पसीने आ रहे थे। हालांकि यूजिन यहाँ पर इन सभी लोगों को अपनी शक्ल दिखा रहा था कि हाँ वो तो खुश है, स्माइल दे रहा था, लेकिन अंदर से तो उसकी हालत खराब थी क्योंकि लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। ये लोग अभी भी यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहे थे और जिन्हू को कुछ अता पता नहीं था। हालांकि यहाँ पर यूजिन फोन से जिन्हू को कॉल कर रहा था, लेकिन जिन्हू फोन ही नहीं पिक कर रहा है और अब किसी को भी नहीं पता कि जिन्हू है कहाँ पर। जिन्हू तो अपना मस्त है, जहां मर्जी रहता है, जब मन करता है इस देश में, जब मन करता है उस देश में। यूजिन तो अपने मन में सोच रहा था कि सर उठा लो प्लीज सर, फोन को उठा लो सर। हंटर लेनहार्ट अपने मन में सोच रहा होता है कि थॉमस एंड्रे यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? क्या वो भी सांग जिन्वू को ढूंढ रहा है? तो क्या मैं आज सांग जिन्वू को देख भी पाऊंगा? थॉमस एंड्रे अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या हुआ, जिन्वू कहाँ पर है? उसकी असिस्टेंट को बताती है कि मिस्टर सांग जिन्वू शायद रेड पर गए हैं और ऐसा लगता है कि वो रोज ऑफिस भी नहीं आते हैं, ऐसा इन लोगों ने कहा। यूजिन भी कहता है कि हाँ हाँ कुछ ऐसा ही है कुछ। और तभी हम लोग जिन्वू देखते हैं जो कि वापस आता है। वो कहता है कि हाँ वापिस आ गया मैं। उसे क्या पता था कि अंदर क्या कर ले तो रखा है। और जैसे जिन्वू वहां पर एंट्री लेता है, यूजिन बाकी सभी जो लोग होते हैं
खुशी के मारे कहते हैं कि सर आप आ गए, सर आप आ गए। तभी जिन्वू यहाँ पर थॉमस एंड्रयू दिखता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता ओ, तभी मैं सोचा कि मेरी बिल्डिंग के बाहर इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों हैं। मुझे लग ही रहा था कुछ ऐसा कि थॉमस यहाँ पर है। वैसे मेरे को इस चीज के बारे में पहले ही पता लग गया था, क्योंकि जितना ऑरा इसके अंदर से निकल रहा था उससे मैं समझ ही गया था कि कुछ ऐसा ही सीन है यहाँ पर। वैसे ये यहाँ पर करने क्या आया है। जिन्वू योजन के पास जाता है। योजन के तो तोते उड़े हुए होते हैं। वो कहता है कि सर सर आप मेरी कॉल को पिक क्यों नहीं कर रहे थे। जिन्वू कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी था। तभी यूजिन कहता है कि वैसे आपके कपड़े। जिन्वू से कहता है कि वैसे रिसेंटली काफी सारे गेट ब्रेक हो रहे हैं, तो मैं इस समय पर आलसी तो नहीं बैठ सकता ना, तो रोज काम कर रहा हूँ मैं। और अपने मन में सोचते हुए कहता है बेरू और इग्रीस भी अपनी रैंक बढ़ा रहे हैं। थॉमस एंड्रे जिन्वू से कहता है कि मिस्टर सांग जिन्वू, काफी समय हो गया है ना। थॉमस एंड्रे और जिन्वू बस एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। उनके बीच में साइड में खड़ा होता है योजिन बेचारा। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक मिनट, क्या ये दोनों दोबारा से लड़ाई करने वाले हैं क्या? है सही में लड़ाई करने वाले हैं क्या? जिन्वू थॉमस एंड्रे से पूछता है कि वैसे तुम कोरिया क्या करने के लिए आए हो। थॉमस एंड्रे बोलता है वैसे मैंने तुमको कुछ प्रॉमिस किया था, याद नहीं है क्या तुमको? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं एक बार पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा तो तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, और साथ ही मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज्यादा बेहतरीन गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। जिन्वू गिफ्ट सुनते कहता है ओ गिफ्ट। थॉमस एंड्रे कहता है कि वैसे मिस्टर सांग जिन्वू, वैसे मैं अब आपको वो चीज दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या हम किसी कंफर्टेबल जगह पर चल सकते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक चीज है और इस जगह पर उस चीज को दिखाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। अब ये बात सुन के यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या खतरनाक चीज? अब मेरे से ये मत कहना कि किसी प्रकार का बॉम्ब है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ये शायद ट्रैप हो सकता है। तभी जिन्वू पीछे खड़ा जो दूसरा हंटर होता है लेनहार्ट, उससे पूछता है कि वैसे आपकी तारीफ। लेनहार्ट उससे कहता है कि मैं लेनहार्ट सांग जिन्वू, मैं हंटर लेनहार्ट। जिन्वू को यहाँ पर देखकर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या वैसे ये यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। और तभी थॉमस एंड्रे हंटर लेनहार्ट के सामने आते हुए जिन्वू से कहता है कि मिस्टर जिन्वू चले हम लोग। अब इस चीज को देखकर तो लेनहार्ट को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है। थॉमस एंड्रे उससे कहता है तुम कौन हो जो कि हमको फॉलो कर रहे हो? हंटर लेनहार्ट थॉमस एंड्रे को कहता है कि मैं तुमसे पहले आया था और मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ सांग जिन्वू का, और मेरे को लगता है कि पहले मेरे को उनसे मिलना चाहिए। जिस पे थॉमस एंड्रे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि नहीं 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 नहीं, जिस चीज के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉप सीक्रेट है, और ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम सबको बताते फिरे। ये सीक्रेट चीज है। लेनहार्ट जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे को आज से पहले इस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है। थॉमस एंड्रे कहता है जिन्वू से तो चले मिस्टर जिन्वू। अब जिन्वू भी क्या ही करता, वो भी चल देता है इसके साथ। फिर ये लोग एक रूम में जाके बैठते हैं जहाँ पर खाना होता है इन लोगों के सामने बढ़िया बढ़िया। थॉमस एंड्रे अपने गार्ड से कहता है कि ले आओ यार वो सामान ले आओ, तुमको मालूम नहीं है कितने समय से हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, इस पल का। ले आओ फटाफट ले आओ। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या चीज है यार ये। तभी थॉमस एंड्रे जिन्वू से कहता है कि क्या तुम फील कर सकते हो इस आइटम की पावर को? वैसे मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे और मेरे गिल्ड के मेंबर की जिंदगी बख्शी दी थी। और फिर उस बॉक्स को ओपन किया जाता है। उसकी पावर को जिन्वू थोड़ा सा सेंस करने लग जाता है। वो कहता है कि ये मत बोलना कि ये तो कैमिश। और जिन्वू उस डैगर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। थॉमस एंड्रे कहता है कि बहुत बेहतरीन, तुमने इस चीज को पहली बार में देखते ही बता दिया कि आखिरकार ये किस मटेरियल से बना हुआ है। और जैसा कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो कि डुअल स्वॉर्ड चाहती थी, और वैसे मैं तुमको बता दूं कि ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे लिए पैसों से भी ज्यादा कीमती है। वैसे ये कैमिश का सबसे बड़ा और शार्पेस्ट दांत है। जब लड़ाई के समय उसने मेरे को काटा था ना, तो मैंने इस चीज को सहन कर लिया था। वैसे मैंने कुछ समय के लिए सोचा था कि मैं इसको एक लंबी तलवार बनाऊंगा, लेकिन फिर मैंने इसको डैगर बना दिया क्योंकि मेरे को पता था ये काफी ज्यादा काम की चीज है, ये तुम्हारे लिए है। जिन्वू भी उस डैगर को अपने हाथ में उठाता है। उसका सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको सिस्टम उसको बताता है कि इस डैगर का नाम है कैमिश व्रैथ। आइटम क्लास तो पता ही नहीं है, डैगर है, और अटैक तो इसका नेक्स्ट लेवल है। तो असल में ये जो डैगर है, और इस डैगर के अंदर एक से लेकर एक खासियत है जो कि इस डैगर को बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ताकतवर बनाती है। साथ ही में ये वीपन है, ये यूजर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना बेहतरीन इसको इस्तेमाल करने वाला होगा उतना बेहतरीन इसका इस्तेमाल हो सकेगा। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओ तेरी, इसका अटैक 1500 है। ओ माय गॉड, ये तो
बेहतरीन है, नेक्स्ट लेवल। और मेरे को लगता था कि जो डेमन किंग का डैगर है वो सबसे अमेजिंग है, लेकिन इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। तो जिन्वू के पास जो डेमन किंग का डैगर था उसका अटैक सिर्फ 220 था, और उसकी तुलना में इसका अटैक बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद जिन्वू उस स्वॉर्ड से थोड़ी सी कलाकारी दिखाता है, टेस्ट करता है बेसिकली उस डैगर का। थॉमस एंड्रे भी जिन्वू की तारीफ करते हुए कहता है कि ओ मिस्टर सांग जिन्वू, अगर मैं अपनी इनहेंस स्किल का इस्तेमाल कर कर इस डैगर को इस्तेमाल करने की कोशिश करूं तो भी मैं उतना बेहतरीन नहीं कर पाऊंगा जितना बेहतरीन तुम कर पा रहे हो। अब बस मेरे को ये मत कहना कि मैंने जो गिफ्ट तुमको दिया है तुम इसी से मेरे को मारने वाले हो। जिन्वू जो कि अभी भी उस डैगर को अपने हाथ में पकड़कर उस डैगर को ही देख रहा होता है, अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल ये कोई नॉर्मल डैगर नहीं है, इसके अंदर जो फीलिंग आ रही है वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल की है, और ये मेरी मैजिकल पावर के साथ मिलकर तो और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है, और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैं इसका इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत बेहतरीन चीज है। थॉमस एंड्रे के बाकी सभी जो लोग होते हैं वो ये चीज भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। साथ ही में जो उसकी असिस्टेंट होती है लॉयरा, वो भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। थॉमस एंड्रे अपने असिस्टेंट से कहता है कि लॉयरा, क्या तुमको अभी भी लगता है कि मैंने गलत चुनाव किया, मैंने ये डैगर गलत इंसान को दिया? उसकी असिस्टेंट सर हिलाकर कहती है कि नहीं सर। जिसके बाद थॉमस एंड्रे जिन्वू से कहता है कि वैसे तुमको मेरी चीज कैसी लगी? जिन्वू से कहता है कि क्या मैं सच में इसको फ्री में ले लूं ना? थॉमस एंड्रे कहता है क्या क्या फ्री में? नहीं 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 नहीं, फ्री का मतलब क्या है? तुमने मेरे को और मेरे लोगों को जिंदा छोड़ दिया, उसके एक्सचेंज में दे रहा हूँ मैं तुमको ये। जिस पे जिन्वू कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है फिर तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये बात सुनकर थॉमस एंड्रे कहता है ये इस चीज ने तो मेरे को और ज्यादा खुश कर दिया। और तभी ये लोग किसी चीज को सेंस करते हैं। ये सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये चीज है क्या। और फिर तभी थॉमस एंड्रे जिन्वू से कहता है कि मिस्टर जिन्वू, अभी आपने भी? जिन्वू कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर ये लोग रूम से बाहर आते हैं। बाहर सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो। और फिर जिन्वू भी अपने गिल्ड से बाहर आता है थॉमस एंड्रे के साथ। वो लोग भी आसमान की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिन्वू आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है आखिरकार ये है क्या? इतनी ज्यादा इंटेंस मैजिकल एनर्जी जो कि इस चीज के अंदर से निकल रही है, क्या ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है? थॉमस एंड्रे कहता है कि मैं तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतना बड़ा गेट मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा है जिसके अंदर से कैमिश बाहर आया था। और शायद दुनिया हमको बताना चाहती है कि इतने बड़े गेट के अंदर से कुछ ऐसा बाहर आने वाला है जो कि हमारे कॉमन सेंस से भी बाहर है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये जो गेट होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार इसके अंदर से क्या बाहर आने वाला है। हालांकि आप लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कमेंट में, लेकिन हाँ जानेंगे तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना इसके नेक्स्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए। तो बस इतना ही। बाकी हाँ मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।